अंजलि एक गरीब घराने से होती है। उसकी शादी अमीर लड़के ऋषभ से होती है। अमीर घराने में जाने के बाद अंजलि को रोजाना अपनी पसंद के पकवान खाने मिलते हैं। अरे वाह, आज तो मानो मेरी लॉटरी ही लग गई है। ये आलू के सालन, छोले भटूरे, सूजी का हलवा, गुलाब जामुन, रसगुल्ले, पनीर, बटर नान। उफ, इन सबको देखकर तो मेरे मुंह में पानी नहीं, पानी की बाढ़ आ रही है, बाढ़। अंजलि उस खाने पर टूट पड़ती है और झट से सारे पकवान सफा चट कर देती है। तभी वहां उसकी सास सुमित्रा आती है और वो मुंह बनाते हुए अपने आप से कहती है, कैसी लड़की है ये, छी। देखो तो कैसे पागलों की तरह खाना खा रही है। पता नहीं हमारे लल्ला को इसमें क्या दिखा जो उसने इस गरीब और बेवकूफ लड़की से शादी कर ली। हाँ, अरे माँ जी, आप आइए ना, आप भी खाइए। कितनी बेवकूफ हो तुम। अरे सारा खाना चाट गई किसी जंगली बिल्ली की तरह, और खाना खत्म होने पर मुझसे कह रही हो आइए खाइए। बेशरम कहेगी। हाँ, लेकिन माँ जी वो। चुप रहो तुम अब अपने ससुराल में आई हो, और ये कोई ऐसा वैसा ससुराल नहीं है, काफी उसूलों वाला अमीर ससुराल है। तो यहाँ ढंग से रहो। ये तुम्हारे गांव के मैदान नहीं है जो हर वक्त इधर से उधर भागती फिरती रहोगी पागलों की तरह। ठीक है माँ जी, समझ गई। पहले पहले तो सुमित्रा अंजलि का बेहिसाब खाना नजरअंदाज करती है, लेकिन बाद में वो देखती है कि अंजलि दिन रात हर 1 घंटे के बाद कुछ ना कुछ ठूसती ही रहती। अभी 1 घंटे पहले तो इसने 10 के 10 समोसे खाए थे, वो भी तीखी चटनी के साथ, और अभी ये यहाँ बैठकर जलेबियां और आइसक्रीम ठूस रही है। अरे ओ बहू, ये सब क्या नाटक है तुम्हारा? नाटक कहाँ है माँ जी, मैं तो सच में खाना खा रही हूँ। नाटक में तो नकली खाना होता है, ये तो असली खाना है। ओफो, तुम बचपन में सिर के बल गिरी थी क्या कहीं? नहीं तो तुम्हारे दिमाग में जरूर कोई प्रॉब्लम है। अरे अभी 1 घंटे पहले तुमने इतने सारे समोसे खाए थे, और अभी वापस ये आइसक्रीम और जलेबियां खा रही हो तुम। थोड़ा कम खाया करो ना, अभी अभी तो तुम्हारी शादी हुई है। माँ जी, मैं कम ही तो खा रही हूँ, कहाँ इतना ज्यादा खा रही हूँ। इसे कम खाना कहते हैं क्या? ज्यादा उल्टे जवाब मत दो मुझे, वरना मैं ही तुम्हें उल्टा टांग कर पीटूंगी। माना कि तुम गरीब हो, तुमने अपनी जिंदगी में इतना सारा खाना कभी नहीं देखा होगा, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि तुम एक साथ ही अपनी पूरी जिंदगी की कसर पूरी कर दो। अरे धीरे धीरे खाओ ना। ठीक है माँ जी। सुमित्रा के समझाने के बावजूद भी अंजलि पर कोई असर नहीं पड़ता। वो रोजाना घर के नौकरों से कहकर अपनी पसंद का सारा खाना बनवाती है और दिन रात बस कुछ ना कुछ खाती ही रहती है। सुमित्रा तो अपनी बहू के खाने से 4 दिन में ही परेशान हो जाती है। हे भगवान, ये कौन सी जंगली बहू उठा लाया है मेरा बेटा। अरे बहू, सुबह से लेकर अभी तक तू 10 से 12 बार अलग अलग पकवान खा चुकी है। तुझे कुछ अक्ल वक्कल है या नहीं? बहू, थोड़ा कम खाया कर। ऐसे बेहिसाब खाते रहेगी तो जल्दी ही तेरा वजन बढ़ेगा और तू मोटी हो जाएगी। माँ जी, आप मेरे खाने पीने पर टोका मत कीजिए। माना कि आप मेरी सास हो, लेकिन मैं भी इस घर की बहू हूँ, और मैं चाहे कुछ भी खाऊं पीऊं, वो मेरी मर्जी, मेरा मुंह। आप अपने काम से काम रखिए। हाँ, नालायक कलमुही कहेगी। अंजलि के नॉन स्टॉप खाने के कारण वो 2 हफ्तों में ही मोटी हो जाती है, और जब उसकी मुंह दिखाई के समय सुमित्रा की सहेलियां घर आती हैं, तभी अरे सुमित्रा, तुम्हारी बहू 15 दिनों में गोलगप्पे की तरह कैसे हो गई? हाँ हाँ, शादी के समय तो इसके गाल अंदर थे, अब बाहर आ गए हैं। कितनी मोटी हो गई है तेरी बहू सुमित्रा। हमारी बहुएं तो अपनी सेहत का बहुत अच्छे से ध्यान रखती हैं, जिम जाती हैं और डाइट भी करती हैं। वो ऐसा कुछ नहीं है, शादी के बाद बस चेहरा निखर आया है इसका। अरे तू हमसे मत छुपा, साफ साफ दिख रहा है सब। अंजलि के कारण सुमित्रा का मजाक बन जाता है। सबके जाने के बाद देखा अंजलि बहू, तुम्हारे कारण मुझे सबके ताने सुनने पड़े, सबने मेरा मजाक बनाया। अरे अभी तो सुधर जाओ और कम खाओ,
खा खा कर फूल जाओ कि गुब्बारे की तरह एक दिन। हाँ तो फूलने दो, इंसान जीता किसके लिए है? खाने के लिए। मैं जब गरीब थी तब मैंने बहुत डाइट कर ली और अब अमीर घर की बहू बन चुकी हूँ, इसलिए अब मैं जितना चाहे उतना खाऊंगी और किसी के पिताजी से नहीं डरूंगी। इतना कहकर अंजलि 2 पिज्जा एक झटके में ही खा जाती है और ये देख सुमित्रा का मुंह खुला का खुला रह जाता है। वो अपना सर पकड़ लेती है। हे भगवान, मेरे भाग्य में ही ऐसी बहू लिखी थी क्या? अब गुजरते समय के साथ अंजलि मोटी होती जाती है और ये देखकर ऋषभ उससे कहता है, देखो अंजलि, तुम्हें तुम्हारे सारे कपड़े टाइट हो रहे हैं। अरे अभी तो कम खाओ, तुम पहले कितनी खूबसूरत थी और अब देखो कितनी मोटी हो चुकी हो। बस ऋषभ जी बस, मैं अच्छी तरह समझती हूँ आपको मेरे खाने पीने से दिक्कत होने लगी है ना अभी। मैंने वैसे नहीं कहा अंजलि। मैं सब कुछ समझ रही हूँ, मुझे बेवकूफ समझने की भूल मत कीजिए। अंजलि, तुम्हारे मोटापे के कारण एक दिन तुम्हें ही सबसे ज्यादा पछतावा होगा। हमारा क्या है, हमारा काम है तुम्हारा भला सोचना। लेकिन जब तुम्हें खुद को ही अपना नुकसान करवाना है तो हमारा बोलकर भी क्या फायदा। हाँ, करो जो करना है। अंजलि का हमेशा से सपना था कि वो एक फैशन मॉडल बने। वो अखबार में इश्तिहार पढ़ती है, बेस्ट सुपर मॉडल ऑफ द ईयर, ये कंपटीशन तो मैं ही जीत कर रहूंगी। लेकिन इस मोटे शरीर के साथ मैं कैसे जाऊंगी कंपटीशन में? इसलिए कह रही हूँ कि कम खाया कर। अरे बहू, मोटा होने के बाद तू किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रही है, खुद को तो देख पाती नहीं है आईने में ठीक से। माँ जी, अब फिर से शुरू मत होइए। मुझे किसी बात का गम नहीं, अगर मेरा फैशन मॉडल बनने का सपना टूटता है तो टूट जाए, लेकिन मैं तो जी भर कर खाऊंगी और खाती रहूंगी। अंजलि अब और ज्यादा मोटी हो जाती है और एक दिन जब ऋषभ अपने किसी इंपॉर्टेंट क्लाइंट के साथ मीटिंग करने जा ही रहा होता है कि तभी अंजलि का पैर फिसल जाता है और वो सीधे ऋषभ के बदन पर गिर जाती है। मर गया मैं। अरे बाप रे, बहू बहू, उठो बहू, तुम्हारे 100 किलो के वजन से मेरा बेटा मर जाएगा। माँ जी, मुझसे उठा नहीं जा रहा है, नौकरों को बुलाइए, जल्दी बुलाइए, वरना आज मैं विधवा हो जाऊंगी। सुमित्रा जल्दी से नौकरों को बुलाती है और आदमी अंजलि को उठाते हैं, लेकिन उसे उठाने के बाद भी ऋषभ बेहोश पड़ा रहता है। उसे डॉक्टर के पास ले जाया जाता है। पूरे 24 घंटों बाद वो ठीक होकर घर आता है। देखा बहू, तुम्हारे कारण मेरे बेटे का ये हाल हुआ, तुम्हारे मोटे शरीर की वजह से। कल मेरी इतनी इंपॉर्टेंट मीटिंग थी, उस मीटिंग से हमारा बिजनेस और ज्यादा ऊंचाइयां छूता, लेकिन सिर्फ तुम्हारे कारण ही मेरा ये हाल हो गया। अंजलि को अपनी गलतियों का एहसास हो जाता है और वो समझ जाती है कि ज्यादा खाना खुद के लिए ही नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी हानिकारक है। माँ जी, आप सही कह रही हो, ज्यादा खाना खाने के कारण मैं मोटी हो चुकी हूँ। पहले मैं सारे काम आसानी से झट से कर लेती थी, लेकिन अब इस मोटापे के कारण मुझे जल्दी थकावट हो जाती है। पहला माला चढ़कर ही मैं हांफने लगती हूँ और तो और मोटे शरीर के कारण मैं ठीक से चल भी नहीं पाती। मोटा होने के कारण मुझे खुद को ही नहीं बल्कि दूसरों को भी तकलीफें हो रही हैं, और इसलिए मैं आज से आप दोनों से वादा करती हूँ कि मैं आज के बाद कम खाना खाया करूंगी। हाँ अंजलि, हर एक चीज हद से ज्यादा की जाए तो वो हानिकारक ही होती है, फिर चाहे वो खाना हो या कुछ और। हाँ ऋषभ जी, माफ कर दीजिएगा आप दोनों मुझे। सुमित्रा और ऋषभ अंजलि को माफ कर देते हैं और उसके बाद अंजलि कम मात्रा में खाना खाने लगती है और कुछ ही महीनों में पतली भी हो जाती है। फिर सभी हंसी खुशी अपनी जिंदगी जीते हैं। राधा बहुत बड़ी कंजूस औरत थी। मोहल्ले में भी हर कोई राधा की कंजूसी के बारे में बखूबी जानता था। एक दिन राधा की बहू पूनम सब्जी बनाने के लिए आलू काट रही होती है। ये देख राधा वहां जाती है और बोलती है, बहू ये क्या है, इतने सारे आलू? अरे हमारे घर में कोई भंडारा तो हो नहीं रहा। माँ जी, आप भूल गई क्या, आज आपकी दूर की बहन आने वाली है। कल ही तो आपने मुझे बताया था ना, और अब खुद ही भूल गई। अरे दूर की बहन आ रही है तो क्या हुआ है, हम उसके लिए 56 भोग बना दें? नहीं नहीं, कुछ मत बनाना। बिना बात के क्यों मेहमान को सर पर चढ़ाना है? हाँ माँ जी, मेहमानों के लिए इतना तो बनता है ना,
मैं बस आलू टमाटर की सब्जी और पनीर की ही सब्जी बना रही हूँ, साथ में चावल और पूड़ियाँ हो जाएंगी बस। हे भगवान, बहू तू क्यों मुझे मारने पर लगी हुई है? पनीर की सब्जी चावल, तू पागल तो नहीं है? देख, खाना कम ही बना। अगर मेहमानों को खाना कम भी पड़ गया तो कोई बात नहीं, अगली बार से आएंगे ही नहीं। राधा ही खुद सारा खाने का हिसाब बताती है और खाने के नाम पर बस खिचड़ी बनाने को बोलकर चली जाती है। कुछ देर बाद राधा की बहन मंजू आती है। चाय नाश्ते के कुछ देर बाद सब लोग खाना खाने बैठ जाते हैं। पूनम पनीर की सब्जी, पूड़ियाँ, चावल, आलू मटर की सब्जी सब परोस देती है। ये देखकर राधा को बहुत गुस्सा आता है और वो कहती है, बहू ये क्या है? मैंने तुझे कहा था ना खिचड़ी बनाने को। कुछ हल्का ही खाना चाहती होगी, तू ये सब बनाकर क्यों रख दिया तूने? आपकी बहन के घर दूर नहीं है, बस 15 मिनट के रास्ते में है। मुझे तो लग रहा है कि ये भी कम ना लगे मौसी जी को। जितना पूनम अपनी सास से परेशान थी, उतना ही राधा भी अपनी बहू से परेशान थी। कभी भी खर्चा करने के लिए सोचती नहीं थी और वो अपनी सास से पूरी अलग होती है। ऐसे ही कई दिन निकल जाते हैं। कुछ दिनों बाद राधा की पड़ोसन विमला आती है और पूनम से कहती है, अरे पूनम बहू, वो मुझे टमाटर और मिर्च चाहिए थी। 2 दिन से बाजार नहीं गई ना, तो थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी, इसीलिए आज थोड़ा चटपटा खाने का मन कर रहा है। तो टमाटर और मिर्च ही नहीं थी, ज़रा दे देगी बहू? हाँ, अरे क्यों नहीं आंटी जी, आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि आपकी तबीयत खराब थी? मैं खुद ही आपके लिए खाना बना लाती। सच में आप हमें तो पड़ोसी समझते हो ना? नहीं बहू, ऐसा नहीं है, लेकिन मैं तो बस ज़्यादा यहाँ इसीलिए नहीं आती क्योंकि तेरी कंजूस सास है ना, वो बहुत आतंक मचा देगी। क्या आंटी जी, आप भी ना? अरे आपकी तबीयत ठीक नहीं है, हमारे लिए आपकी तबीयत ज़्यादा ज़रूरी है। आप यहीं रुको, मैं अभी आती हूँ। पूनम रसोई में जाती है, लेकिन तब तक विमला के पास राधा आ जाती है। तुझे शर्म नहीं आती है विमला? अरे घर में बेटा इतनी अच्छी नौकरी कर रहा है, लेकिन फिर भी यहाँ मुंह उठाकर चोरी करने आ गई। हद होती है किसी चीज़ की। राधा, मेरी तबीयत खराब थी इसीलिए मैं बाजार नहीं जा पाई। अगर ठीक होती तो मैं कभी भी तेरे घर कुछ मांगने नहीं आती। लेकिन अब तो ठीक हो गई है ना तू बिल्कुल? है तो अब क्यों है यहाँ मुंह उठा कर आई है? देख, मेरी बहू वैसे ही पागल है और तू उसके पागल होने का फ़ायदा मत उठा। कोई सामान चाहिए तो खुद अपने पैसे से लेकर आ, यहाँ मुंह उठाकर आने की कोई ज़रूरत नहीं है। राधा की बात सुनकर विमला वहाँ से चली जाती है। तभी पूनम हाथ में कटोरा जिसमें सब्जी और मिर्च टमाटर होता है वो लेकर आती है। अरे माँ जी, अभी थोड़ी देर पहले यहाँ विमला आंटी आई थी, वो कहाँ चली गई? हाँ, भगा दिया मैंने उसे। हर बार मांगने आ जाएगी और हम उसे देते ही रहेंगे क्या सामान? आज मुंह पर सुन कर गई है, अब शर्म होगी तो आएगी ही नहीं। माँ जी, शर्म तो आपको आनी चाहिए। हमेशा विमला आंटी हमारी मदद करती हैं, लेकिन आपको कभी वो नहीं दिखेगा, और आज तो आपने उन्हें सुना भी दिया। पूनम अपनी सास को सुनाकर वहां से विमला के घर उसकी मदद के लिए चली जाती है। ऐसे कुछ दिनों बाद पूनम के घर के बाहर एक बाबा आते हैं। बेटी, कुछ खाने को दे दो, 2 दिन से खाना नहीं खाया है। बाबा की आवाज सुनकर वहां पूनम खाना लेकर जाती है और बाबा को खाना खिलाकर आती है। तभी अपने कमरे से निकलकर वहां राधा आ जाती है और ये देखकर राधा उन बाबा के आगे ही कहती है, अरे बहू, तू क्यों हमें सड़क पर लाने पर तुली है? ऐसे बाबा रोज देखती रहती हूँ मैं। अरे ठीक ठाक है, कमा के भी तो खा सकते हैं ना ये, लेकिन नहीं, इन्हें तो बस भीख ही मांगना है। बेटी, मेरा एक पैर नहीं है, लेकिन मैं फिर भी बहुत मेहनत करता हूँ। अब शरीर में इतनी जान नहीं है कि कहीं कमा सकूं। अरे अरे रहने दो, मेरी बहू आपकी बातों में आ सकती है, मैं नहीं। माँ जी, आप क्यों ऐसे बोलते जा रही हो? अरे अगर किसी की हमने मदद कर दी तो उसका फल भी तो हमें ही मिलेगा ना। सच में आपके सीने में दिल नहीं है क्या? बहू, तू मुझे मत बोल कुछ। अरे तुझे खुद ही हमारे घर के बारे में सोचना चाहिए। अगर हम ऐसे ही लोगों में खाना पानी बांटने लग गए तो हमारा क्या होगा? राधा की कड़वी बातें सुनकर वो बाबा भी वहां से जाने लगते हैं, लेकिन पूनम अपनी सास के खिलाफ जाकर उन बाबा को अच्छे से बैठाती है और खाना भी खिलाती है। ऐसे ही कुछ दिनों बाद राधा और पूनम दोनों विमला के घर जाते हैं, क्योंकि विमला के घर पार्टी थी। पार्टी में तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, खूब खाना जो मिलता है। बहू सुन, तू कल के लिए भी यहीं से खाना रख लियो, ठीक है ना? माँ जी, अब तो आपको शर्म नहीं आ रही? उस दिन विमला आंटी को सुनाया और आज उनके घर ही आ गई। चुप कर तू, ये सब जरूरी होता है। राधा यहाँ घूम घूम कर खूब खाना खा रही होती है। तभी राधा सीढ़ियों से ऊपर जाती है
ऊपर कोई भी नहीं होता और एक कमरा भी वहां पर खुला होता है जहां विमला ने अपने सारे पैसे जेवर रखे थे। वो सब कुछ राधा देखने लगती है। इतने सारे पैसे जेवर, लगता है भगवान ने ही मुझे यहाँ भेजा है। विमला ने बहुत मांगा है ना मुझसे, अब मैं अपना सब वापस लूंगी विमला। राधा सब कुछ चोरी कर लेती है। ये सब जब विमला हाय तौबा मचाने लगती है, वहां पुलिस आ जाती है, सबकी तलाशी लेती है, लेकिन चोरी किया हुआ सामान पूनम के पर्स में मिलता है। बहू, मैंने तुझे तेरी सास से अलग समझा, लेकिन तू सच में ही अपनी सास से अलग निकली हैं? तू चोरी करती है? अरे तुझसे अच्छी तो तेरी सास है, कम से कम वो चोरी तो नहीं करती है ना। मैं सच कह रही हूँ, ये सब मैंने नहीं चुराया है। पूनम काफी रोने लग जाती है और उस कमरे में जाती है जहाँ चोरी हुई होती है। वहां जमीन पर गिरा हुआ पूनम का एक ईयररिंग मिलता है। ये कान का तो माजी का है, इसका मतलब माजी ने ही चोरी की है और उनका इल्जाम मुझ पर आ गया। पूनम को पता चल जाता है और फिर सबसे वो कहती है, मैंने पहले ही कहा था कि मैंने चोरी नहीं की है और अब उसका सबूत मेरे हाथों में है। बहू, अब तू अपनी गलती मान ले, माफ कर देगी विमला। हाँ, बस करो माँ जी, ये आपका ही ईयरिंग है जो यहाँ मिला और आपके कान में अभी एक ही पहना हुआ है आपने। सच सामने आ जाता है, जिसके बाद विमला राधा को पुलिस के हवाले तो नहीं करती, लेकिन अब राधा को खुद अक्ल आ जाती है।